पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अर्जेंट साइन डाई हो गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131st बिल 2026 वाज डिफीटेड इन द लोकसभा। ये बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ था और लोकसभा में ही डिफीट हो गया, मीन्स राज्यसभा के पास तो ये बिल अभी गया भी नहीं था। सिंस ये बिल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, बिकॉज इतना न्यूज में रहा है तो यू शुड नो दैट दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। अब एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट और क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज होने चाहिए व्हाइल रीडिंग दिस हेडलाइन कि ये स्पेशल सेशन क्या होता है, क्या स्पेशल सेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, स्पेशल सेशन को समन कौन करता है, अर्जेंट और अर्जेंट साइन डाई में क्या डिफरेंस होता है, हाउसेज को अर्जेंट कौन करता है, एटसेट्रा। अब देखो, स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 85 क्लोज 1 ये बोलती है कि प्रेसिडेंट shall from time to time summon each house of the parliament to meet at such time and place as he thinks fit। स्पेशल सेशन एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 85 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट समन कर सकता है हाउस को टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस जैसा उनको सही लगे। इसी वजह से ये स्पेशल सेशन वाज summoned by the president on aid and advice of the council of ministers headed by the PM। ठीक है, अब अर्जेंट और अर्जेंट साइन डाई में क्या डिफरेंस है? अर्जेंट और अर्जेंट साइन डाई किया जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा में स्पीकर अर्जेंट करेंगे, राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में चेयरमैन अर्जेंट करेंगे। अर्जेंट का क्या मतलब होता है? अर्जेंट का मतलब होता है हाउस को सस्पेंड करना। अब ये प्रोरोग से कैसे डिफरेंट है? प्रोरोग का मतलब होता है सेशन को एंड करना, और एंड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। मींस समन करना और प्रोरोग करना ये दोनों काम किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं। लेकिन अर्जेंट करना और अर्जेंट साइन डाई करना ये दोनों काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हैं। अब अर्जेंट साइन डाई हुआ है मतलब हाउस को सस्पेंड कर दिया गया है विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक डेट टू मीट अगेन। मींस रीमीटिंग कब होगी उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी जाती है, तो बोल देते हैं कि हाउस को अर्जेंट साइन डाई कर दिया गया है। इस तरह से आपको आर्टिकल्स को पढ़ना है फॉर द एग्जाम। अब एक बार देख लेते हैं कि मुद्दा क्या था। मुद्दा ये था कि यूनियन गवर्नमेंट ने 3 मेजर बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे इन द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि अभी पीछे क्या था? बजट सेशन तो एंड हो चुका था ऑलरेडी, तो ये स्पेशल सेशन गवर्नमेंट ने बुलाया था। बुला के क्या किया था? 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, देन डिलिमिटेशन बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। पर्पस क्या था? फ्रेश डिलिमिटेशन को इनेबल करना बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल सेंसेस, क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में जो भी डिलिमिटेशन हो रखा है वो किसके बेस पे हो रखा है? 1971 का जो सेंसस था उसके बेस पे सीट्स फ्रीज हो रखी हैं, और लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस कौन सा है? 2011 का। साथ ही लोकसभा के स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करना। अभी क्या स्ट्रेंथ है? 550 पे कैप की गई है अंडर आर्टिकल 81, उसको इंक्रीज करके 850 करना था, एंड ऑपरेशनलाइज करना था 1/3 वुमेन रिजर्वेशन जो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था इन 2023। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल पास हो जाता तो क्या होता? वो एक तरह से 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता हमारे कंट्री में। और अगर ये डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता तो कंट्री में 5th नेशनल डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो जाता। लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब सेटअप हुआ है कंट्री में? 2002 में। एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ से आपको, सो स्टे विद में। इसके अलावा आपको ये समझना है कि जो 131st अमेंडमेंट बिल था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, लेकिन बाकी जो डिलिमिटेशन एंड यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल था ये दोनों ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी बिल्स थे। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट थी, बट डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ वाले बिल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी क्या है? वो थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। अभी देखेंगे कि बिल डिफीट क्यों हुआ है, बिकॉज स्पेशल मेजोरिटी मीट नहीं हो पाई टू पास दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस बिल का प्राइमरी गोल क्या था? सीट्स को इंक्रीज करना 550 टू 850, एंड जो फ्रीज लगा हुआ है सीट्स पे ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस उसको बाईपास करना, एंड जो लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस है 2011 उसके अकॉर्डिंग सीट्स को इंक्रीज करना इन ऑल द स्टेट्स फॉर द लोकसभा। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज होने थे इस अमेंडमेंट बिल से? ये वेरियस आर्टिकल्स हैं जिनमें चेंज होना था। क्यों? क्योंकि इन आर्टिकल्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंसस की बात करी गई है। जहां पे भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया की बात हुई है वहां पे हमारे कंट्री में 1971 का सेंसस मोस्ट ऑफ द जगह पे यूज किया गया है, और उसी चीज को चेंज करने के लिए इन सारे आर्टिकल्स की लैंग्वेज चेंज करनी थी वाई दिस अमेंडमेंट बिल। अब देखो, एक बार
आपको बाय एंड लार्ज थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या है। जैसे आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, जो 550 मेंबर्स पे कैप्ड है और अलोकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। ऐसे ही आर्टिकल 82 बात करता है रीएडजस्टमेंट की, रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में ये सीट्स भी फ्रीज की गई हुई है टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। फिर आर्टिकल 170 ये बात करता है असेंबलीज के सीट कंपोजिशन की। आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। देखो कितना नुआंस्ड पॉइंट है कि आर्टिकल 55 भी चेंज होना था इस अमेंडमेंट बिल की वजह से, बिकॉज आर्टिकल 55 बात करता है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो वोट वेटेज है एमएलए एंड एमपी की, वो भी फ्रीज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। उसके अलावा आर्टिकल 334A जो वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है आफ्टर 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि उसको टाई किया गया था लेटेस्ट सेंसस आफ्टर 2023 एंड द लेटेस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो इसी चीज को गवर्नमेंट बाईपास करके अभी इंप्लीमेंट करना चाह रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द 2011 सेंसस। इसके अलावा आर्टिकल 330 वो डील करता है SC ST रिजर्वेशंस इन लोकसभा, एंड आर्टिकल 332 वो डील करता है SC ST रिजर्वेशंस इन असेंबलीज। मींस बाय एंड लार्ज जहां जहां सेंसस की बात है उन आर्टिकल्स में चेंज होना था। अब प्रोपोज चेंजेस क्या थे एज पर द ड्राफ्ट बिल, वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बिल डिफीट हो गया। ये बिल जब डिफीट हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन दोनों बिल्स को भी हम वापस लेते हैं क्योंकि इनका कोई रेलिवेंस नहीं है विदाउट दिस अमेंडमेंट बिल। क्योंकि डिलिमिटेशन बिल का काम था डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करना, और डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होता जब ये सीट्स इंक्रीज हो जाती टू एग्जीक्यूट द रीड्रॉइंग ऑफ द इलेक्टोरल मैप इन द कंट्री। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल है उसका तो पर्पज ये है कि जिन भी यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लाइक दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी, उन यूनियन टेरिटरीज में इन दोनों बिल्स के द्वारा जो भी चेंजेस लाने थे वो ऑपरेशनलाइज करवाना। ठीक है, लाइक 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड ओवरऑल डिलिमिटेशन ओवरऑल। क्लियर? अब ये सब तो हो गया न्यूज रिलेटेड पॉइंट्स जिसके बारे में आपको आइडिया भी होना चाहिए एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। लेकिन उसके अलावा जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक ओवरव्यू हो गया बिल्स का। अब ये बिल डिफीट क्यों हुआ है, व्हाई एंड हाउ ऑफ द डिफीट क्या है। देखो अंडर आर्टिकल 368 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितनी है 543, जिसका 50% कितना हो जाएगा अराउंड 272। इस पर्टिकुलर बिल के लिए मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे 528 का 2/3 कितना निकलता है 352 वोट्स। तो 352 मोर देन 272 है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट थी टू पास दिस पर्टिकुलर बिल, जिसका मैथ निकलता है 352 वोट्स। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ कितने यस मिले 298 एंड देयर वर 230 वोट्स अगेंस्ट द बिल। ओवरऑल ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल 54 वोट्स से डिफीट हो गया। समझ में आया? स्पेशल मेजोरिटी की वजह से ये बिल फेल हो गया। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता तो ये बिल पास हो जाता, लेकिन इट रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट्स व्हाई इट वाज डिफीटेड। और अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड फॉल आउट क्या था इसका। 131st अमेंडमेंट बिल फेल हो गया तो गवर्नमेंट ने बाकी दो बिल्स थे डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल उसको भी विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये तो बाय एंड लार्ज सारी चीजें हो गई न्यूज रिलेटेड। अब आपको डीप डाउन स्पेशल मेजोरिटी के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बिकॉज वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है। आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है बिकॉज वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं। इंडिया में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो कैसा है। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना वो ना ही तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना ही ज्यादा रिजिड है। मींस इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है जितना ब्रिटेन में है और इतना रिजिड भी नहीं है जितना यूएसए में है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर इज सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे दिखती है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अमेंड की जा सकती हैं, लेकिन उन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाता। दीज अमेंडमेंट्स आर केप्ट आउटसाइड द आर्टिकल 368 और उनके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है विच रिक्वायर्स 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, चेंजिंग नेम्स ऑफ द स्टेट्स, कोरम को चेंज करना, सैलरीज ऑफ एमपीज एटसेट्रा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 requires
स्पेशल मेजोरिटी। पहला केस क्या है? स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 जिसमें 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3, डीपीएसपी अंडर पार्ट 4, मोस्ट अदर प्रोविजंस जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में नहीं फॉल करते, वो सारे प्रोविजंस इस कैटेगरी में आएंगे, स्पेशल मेजोरिटी वाली कैटेगरी अंडर आर्टिकल 368। लेकिन एक और डिफिकल्ट अमेंडमेंट प्रोसेस है जो है आर्टिकल 368 के अंडर ही स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन। इसमें क्या करना होता है? ये जो 2 पॉइंट्स है स्पेशल मेजोरिटी वाले, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाली 2 कंडीशंस तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अप्रूवल चाहिए होता है 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का विद सिंपल मेजोरिटी, जिसमें आ जाते हैं डिलिमिटेशन, ये अभी जो हम बात कर रहे थे, इंक्रीजिंग सीट शेयर ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जीएसटी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स, 7th शेड्यूल लाइक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी फेडरल मैटर्स है ना, वो कैटेगरी 3 के अंडर फॉल करेंगे। जहां से भी स्टेट की पावर्स या यूनियन की पावर्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव चेंज होंगी, वो फेडरल मैटर्स के अंडर आते हैं और उन सब के लिए 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए, ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। आप बुक से भी जाके पढ़ सकते हो इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत में, वहां पे और भी ज्यादा डिटेल में ये एग्जाम्पल्स गिवन है कि किस प्रोविजन के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। बट सिंपल है, 3rd कैटेगरी को याद रखो इन टर्म्स फेडरल मैटर्स। उसके अलावा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 एंड देन बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। ठीक है, ये होना चाहिए पता आपको। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला जो डिलिमिटेशन से रिलेटेड या फिर जैसे 131st जो अमेंडमेंट बिल था, वो अगर आ जाता, वो फुली एक्ट बनने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का क्राइटेरिया अभी तो सिर्फ लोकसभा में पास इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा में ही डिफीट हो गया। अगर लोकसभा में पास हो जाता तो फिर राज्यसभा में जाता, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता और उसके बाद फिर ये स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए भी भेजा जाता। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, बट अभी तो लोकसभा में ही डिफीट हो गया है पहला। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड लाइफ साइकिल। मींस आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। उसके लिए कोई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे मनी बिल के केस में वी नो दैट प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर जब इंट्रोड्यूस हो गया तो मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा सेपरेटली। मींस कोई ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। जैसे हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 108, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। उसके बाद अगर फेडरल मैटर्स से डील करता है बिल तो उसके लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होगा। और जब ये सारी चीजें हो चुकी होती हैं कि दोनों हाउसेज में पास हो गया विद स्पेशल मेजोरिटी, स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी मिल गया, तो फिर बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर क्या प्रेसिडेंट उस चीज को विटो कर सकते हैं? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को विटो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट हैज टू गिव द एसेंट। ये ऑब्लिगेशन आई है आफ्टर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर एग्जाम रेलिवेंट, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 131st अमेंडमेंट बिल काफी न्यूज में रहा है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, अब ये सब देख लिया हमने, अब आते हैं नेक्स्ट डिलिमिटेशन पे। तो डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू इंश्योर दैट ईच सीट रिप्रेजेंट्स आर रफली इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स। अगेन गोल क्या है? टू ऑपरेशनलाइज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए, ये है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बी। मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी ए की पॉपुलेशन है 10 लाख, बी की पॉपुलेशन है 1 लाख। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो एक ही सीट होगी। हमारे कंट्री में तो 1 सीट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में क्या हुआ? 1 सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन, लेकिन बी में 1 सीट पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो कौन से वोटर्स की वोट वैल्यू ज्यादा हुई? कॉन्स्टिट्यूएंसी बी वाला की ज्यादा हुई ना। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए एंड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू एज पर द आर्टिकल 82
ये प्रोविजन गिवन है कि हर सेंसस के बाद ये रीड्राइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया जाएगा टू एंश्योर कि हर एक सीट रिप्रेजेंट करे रफली इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स और इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, अब देखो ये देखो आर्टिकल 82 मैंडेट करता है पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाने के लिए, जिसके बाद लोकसभा सीट्स को रीएडजस्ट किया जाएगा फॉर द स्टेट्स एंड अकॉर्डिंगली वेरियस स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 170 भी सेम चीज प्रोवाइड करता है, सिमिलर एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन की डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। डिलिमिटेशन की डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, बिकॉज मेंस आंसर राइटिंग में यू नेवर नो कि कब आपको ये डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करनी पड़ जाए। ऑलवेज रिमेंबर द प्रिंसिपल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आर्टिकल 82 170 के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा अब ये जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कौन परफॉर्म करता है? आंसर इज डिलिमिटेशन कमीशन। इसको बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीएडजस्ट करता है। ये एक हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट लेके आती है बिकॉज पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड और मैंडेटेड टू ब्रिंग द डिलिमिटेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 82, और उसी वजह से डिलिमिटेशन एक्ट लेके आ जाता है बाय द पार्लियामेंट, और फिर गवर्नमेंट सेटअप करती है डिलिमिटेशन कमीशन को। इस कमीशन के कितने मेंबर्स होते हैं? इसका कंपोजिशन होता है 3 मेंबर्स का, और इन तीनों मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ये चीज ध्यान रखनी है, इट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, 3 मेंबर्स कौन कौन होंगे? देखो, इसके चेयरमैन होते हैं सर्विंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जज का कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इधर सर्विंग या फिर रिटायर्ड। देन उसके बाद इसमें 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। पहले है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके अलावा सेकंड एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। फॉर एग्जांपल यूपी में मान लो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे चेयरमैन के अलावा, साथ में ही यूपी स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रहेंगे। तो ये 3 मेंबर्स का कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि जो ये कमीशन की जो ऑर्डर्स है ना, दे हैव ए फोर्स ऑफ लॉ। उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दीज आर बाइंडिंग इन नेचर, ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए। इस कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है या फिर ऑर्डर्स है, इनको लोकसभा और असेंबलीज में भी प्रेजेंट किया जाता है, बट उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मीन्स दे आर फाइनल इन नेचर और दे आर बाइंडिंग इन नेचर। अभी तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ है कंट्री में? 4 टाइम्स। ये चीज ध्यान रखनी है। पहले क्या होता था? आर्टिकल 82 क्या बोलता है? आर्टिकल 82 यही बोलता है कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होना चाहिए, लेकिन इनिशियली तो ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था। जैसे 1951 का सेंसस हुआ, फिर 1952 में सेटअप किया, फिर 1961 का सेंसस हुआ। मतलब हर 10 साल बाद सेंसस होता है, होना चाहिए था, बट 2021 में नहीं हुआ और अभी 2026-7 में चल रहा है ड्यू टू कोविड एटसेट्रा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है 1971 में सेंसस हुआ, फिर 73 में डिलिमिटेशन कमीशन आया, बट फिर कुछ अलग हुआ। यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फ्रीज कर दिया डिलिमिटेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1971। पर्पज क्या था? पर्पज था टू गिव इफेक्ट द पॉपुलेशन कंट्रोल इन द कंट्री। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको मार्जिनलाइज ना किया जाए पॉलिटिकली, उनको डिसएडवांटेज ना हो पॉलिटिकली, इस चीज को फ्रीज कर दिया गया। मींस सीट्स जो है अभी 550 लोकसभा की, वो फ्रीज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पहले इसको फ्रीज किया था 25 इयर्स के लिए, फिर उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको फिर से एक्सटेंड किया गया था 25 इयर्स के लिए टिल 2026। अब देखो डिलिमिटेशन कमीशन में ये 3 मेंबर्स का कंपोजिशन है, उसके अलावा कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं। कितने एसोसिएट मेंबर्स होते हैं? 10 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। जिस भी स्टेट में ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चल रही है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, एंड उसके बाद उसकी जो असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें एमएलएज भी होते हैं। तो एसोसिएशन के लिए या फिर एसोसिएट मेंबर्स के रूप में उस पर्टिकुलर स्टेट के 5 एमपीज को नॉमिनेट किया जाएगा एंड 5 एमएलएज को नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा? दिस नॉमिनेशन ऑफ द एसोसिएट मेंबर्स इज डन बाय द स्पीकर्स। एमपीज को नॉमिनेशन किया जाएगा बाय द लोकसभा स्पीकर, एंड ये एमएलएज का नॉमिनेशन किया जाएगा बाय द स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है एसोसिएट मेंबर्स से रिलेटेड कि इनका नॉमिनेशन किया जाता है बाय द रिस्पेक्टिव स्पीकर्स। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये जो एसोसिएट मेंबर्स है ना, ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में, इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती है और ये फाइनल रिपोर्ट को साइन भी नहीं करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, एसोसिएट मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट कभी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो अभी मैंने बताया था कि ऑल दीज ऑर्डर्स ऑफ कमीशन हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार ये बात कहाँ लिखी हुई है कि इनके ऑर्डर्स को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन उसका आंसर आई फाउंड आउट कि जो आर्टिकल 329 है ना, उसकी लैंग्वेज खुद बोलती है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये चीज भी ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जुडिशियल रिव्यू है ना, वो हमारे कंट्री में ऑलवेज अवेलेबल है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है आज की डेट में जिसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ऐसे ही फिर ये एक केस था किशोर चंद्रा छंगनलाल राठौड़ केस 2024 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स है ना, उनको रिव्यू किया जा सकता है अगर वो आर्बिट्रेरी लगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को वायलेट करते हुए दिखें। तो इस केस का नाम भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन इतना न्यूज में है। अब एक बार ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिलिमिटेशन की फ्रीज टाइमलाइन को भी जानना जरूरी है। पहली बात तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, और वहां से फर्स्ट फ्रीज मिला। इस अमेंडमेंट ने जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उनको फ्रीज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस फॉर द 25 इयर्स टिल 2001। उसके बाद फिर आता है 84th अमेंडमेंट एक्ट। उसने क्या किया, 2001 में ये एक्सपायर हो रहा था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया ड्यूरिंग अटल बिहारी जी गवर्नमेंट फॉर अनदर 25 इयर्स टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 वाज पब्लिश्ड। ठीक है, उसके बाद है 87th अमेंडमेंट एक्ट। देखो 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। इसने काम किया है इंटरनल एडजस्टमेंट का, मीन्स सीट्स तो अभी फ्रीज है 2026 तक, कुछ नहीं होना है। जैसे 550 सीट्स है लोकसभा की, और अगर पर स्टेट हम बात करें तो फॉर एग्जांपल यूपी से आती हैं 80 सीट्स, महाराष्ट्र से आती हैं 48, तो ये सीट्स तो फ्रीज थी, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट किया जा सकता था, जिसका मतलब है कि बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनको रीड्रॉ किया जा सकता था बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस इंस्टेड ऑफ 1991 सेंसस। मींस 87 से पहले भी एक दो अमेंडमेंट हुए हैं जिसने ये रीएडजस्टमेंट को कंटिन्यू रखा था आफ्टर 1971, 1981, 1991 ऐसा करके सेंसस के अकॉर्डिंग, बट 87th अमेंडमेंट से ये रीएडजस्टमेंट चेंज हो गया 2001 के सेंसस पे। आपको ये चीज समझनी चाहिए यहाँ से कि सीट्स अभी भी फ्रीज्ड है, बट 87th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो किया जा सकता है। मींस जैसे यूपी से 80 सीट्स हैं, 80 की 80 रहेंगी, लेकिन जो ज्योग्राफिकल मैप है यूपी का, उसको रीड्रॉ किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। अब उसके बाद आता है अब हमारा लेटेस्ट 131st अमेंडमेंट बिल, जो डिफीट हो गया 2026 में। इसका काम था, इन्होंने ये फ्रीज को लिफ्ट करने की कोशिश करी कि भैया ये 1971 वाला जो अभी तक कैपिंग चल रही है उसको अभी हम हटाएंगे एंड यूज करेंगे लेटेस्ट अवेलेबल सेंसस 2011 का टू एक्सपेंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस टू 850, बट ये डिफीट हो गया। तो आपको इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, 42nd, 84th एंड 87th। लेटेस्ट तो अभी हम बात कर ही चुके हैं। उसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे बीच में हमारे कंट्री में ना 2020 और 2023 में ना जम्मू कश्मीर एंड आसाम में रेस्पेक्टिवली डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज हुई थी, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि वो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइजेज रीजनल थी नेचर में, एंड वो 2002 वाला जो डिलिमिटेशन एक्ट था पार्लियामेंट का, उस पे बेस्ड थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और आसाम में जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी उसकी वजह से नेशनल डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुए थे, ऐसा नहीं है। ये रीजनल एक्सरसाइजेज थी। तो अभी तक हमारे कंट्री में बात करें मार्च 2026 तक की, तो कितने टोटल डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुए हैं? 4। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था टिल दिसंबर 2023, एक ही बात है, मतलब अभी तक लास्ट 2002 में ही सेटअप हुआ था। उसके बाद एक पुराना क्वेश्चन है 2012 का, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को लोकसभा या असेंबलीज में प्लेस किया जाता है तो दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑर्डर, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं नेचर में, दे हैव ए फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एज वेल एज दे आर प्लेस्ड
or laid before Lok Sabha as well as assemblies, but Lok Sabha and assemblies cannot modify these orders. Okay, अब देखो ये जो PYQs हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, स्पेशल मेजोरिटी से रिलेटेड है कि फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव ratification by legislatures of not less than one half of the states is required before presenting the bill to the President of India for assent. ये अभी हम पीछे बात करके आए हैं अभी कि अमेंडमेंट प्रोसीजर में 3 वेज आते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन. तो स्टेट रेटिफिकेशन किस किस के लिए चाहिए? लिस्ट 1 बिकॉज ये फेडरल मैटर्स में आती है. एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, इसके लिए भी स्टेट रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है. कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफिस, देखो आर्टिकल 158 के अंडर गवर्नर की ऑफिस कंडीशंस को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. थर्ड रॉन्ग होते ही हमारे पास आंसर आ जाता है बाय एलिमिनेशन. तो इसीलिए हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है. स्पेसिफिकली व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज इन द प्रीलिम्स, आप उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो आपको श्योर पता है कि रॉन्ग है, बिकॉज रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने से आप इजीली आंसर पे पहुंचते हो रेदर देन फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, करेक्ट आंसर 1 और 2 है. अब देखो ये 1995 के क्वेश्चन से कितना सिमिलर है. 1995 में भी सेम स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट्स. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस फेडरल मैटर्स में आता है बिकॉज प्रेसिडेंट इक्वली रिप्रेजेंट करता है ना स्टेट्स को एज वेल एज यूनियन को. ये मैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ये जो अभी हम डिलिमिटेशन वाली बातें कर रहे हैं कि स्टेट्स की लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी, राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी एटसेट्रा, तो उसके लिए भी स्टेट्स की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी बिकॉज स्टेट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है ना उसकी वजह से. एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, यस जैसे यहाँ पे भी लिस्ट 1 की बात हुई है. 7th शेड्यूल में लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जितनी भी लिस्ट है उसके लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है. देन अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, देखो इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. आपको कमेंट में ये बताना है कि एज ऑफ नाउ हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अवेलेबल है और अंडर विच आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट एंड अबोलिश किया जाता है. अब फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है. फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया. 1995 एंड देन 2025 आफ्टर 30 years सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गॉट रिपीटेड. इवन यहाँ पे भी आंसर एलिमिनेशन से आ रहा था और यहाँ पे भी एलिमिनेशन से आ रहा है. ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग PYQs स्पेशली इस टाइम पे जब आप एग्जाम को लेस देन 40 days आर देयर, तो आपको PYQs को बहुत अच्छे से देखना है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है. देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से रिलेटेड. 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था 2023 में वाया 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ये 131st अमेंडमेंट बिल से लिंक करके देखा जा रहा था. तो यू शुड अगेन रीड अबाउट दिस अधिनियम. इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. फर्स्ट है प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा. तो 18th लोकसभा हमारी कब से स्टार्ट हुई है? 2024 से. जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो करंट लोकसभा है वो 18th लोकसभा है. तो क्या ये 1/3 रिजर्वेशन वुमेन का इम्प्लीमेंट हो गया? आंसर इज नो. प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. मान लो आपको प्रोविजंस नहीं पता है आर्टिकल 334A के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ये सब वहां लिखा हुआ है. चलो ये आपको नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप कंट्री में रह रहे हो. 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइम इलेक्शंस हुए हैं और आपको पता भी है कि ये 18th लोकसभा है, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गई कि दिस इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही आप आंसर पे पहुंच गए. ठीक है, इसके बाद अदर 2 प्रोविजंस तो करेक्ट ही हैं, बट यू शुड नो फॉर द फ्यूचर एग्जाम कि प्रोविजंस में लिखा गया है कि ये जो रिजर्वेशन है ये स्टार्टिंग के 15 years के लिए फोर्स में आएगा आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट. बट यू ऑल्सो नो कि जैसे SC/ST का रिजर्वेशन है वो इनिशियली जब 1950 में लेके आया गया था तो बोला गया था कि 1960 तक ही रहेगा, मीन्स सिर्फ 10 years के लिए लेके आया गया था. बट ओवर द टाइम क्या होता है, हर एक 10 साल बाद अमेंडमेंट होता है और इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय द 10 years. लास्ट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसकी हेल्प से ये SC/ST के रिजर्वेशन को 10 years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था. ये चीज बाद में ऐसे ही होती रहेगी, वुमेन रिजर्वेशन भी एक्सटेंड हो जाएगा. बट हाँ, प्रोविजंस में ये है कि जब हम लेके आ रहे हैं तो उसको फॉर नेक्स्ट 15 years के लिए लेके आ रहे हैं. थर्ड है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट. देखो ये जो वुमेन रिजर्वेशन है ना, दिस इज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन फॉर द SC/STs, मीन्स SC/ST के लिए पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन है. तो SC/ST की जितनी भी सीट्स होंगी ना, उन्हीं सीट्स में से 1/3 रिजर्वेशन SC/ST वुमेन के लिए होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो फाइनली वी एंड दिस सेशन, जिसमें हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट करी. हमने ये देखा कि 131st अमेंडमेंट बिल डिफीट हो गया, फिर
उसके बाद आपको ये वेरियस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज ये न्यूज में चल रही हैं। उसके बाद क्या क्या बिल्स थे वो ओवरव्यू लिया, उसका एग्जाम से ज्यादा रिलेशन नहीं है बट यू शुड नो बिकॉज कई बार बिल का नाम भी पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है बिल, चाहे तो वो डिफीट हो गया बट एग्जामिनर कैन आस्क कि दिस बिल वाज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट इट वाज, ऐसा करके। देन उसके बाद हमने ये सारे बिल्स के गोल्स के बारे में देखा कि क्या पर्पस था, गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही थी एटसेट्रा। फिर उसके बाद स्पेशल सेशन से रिलेटेड बात करी। फिर आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी का आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड लाइफ साइकिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे पास होता है और प्रेसिडेंट की एसेंट एटसेट्रा। उसके बाद हमने देखा डिलिमिटेशन से रिलेटेड पॉइंट्स को, डिलिमिटेशन कमीशन को देखा एंड डिलिमिटेशन की फ्रीज टाइमलाइन को कवर किया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी सोल्व्ड द पीवाईक्यूज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड पीवाईक्यू रिलेटेड टू नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर द एग्जाम। इफ you have any doubts related to this video, please try to mention in the comments. I will definitely reply and keep studying. Don't get diverted at the last moment. Wish you all the best.